वो कौन से दोस्त ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए, या मैं अपनी इस बात को रिफ्रेश करूं कि वो कौन से दोस्त ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान इसी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, पाकिस्तान माशी तौर के पर मजबूत ना हो सके। और क्या इस सारी खेल के अंदर चीन भी मुलविस है? इस पर हमने आज की इस वीडियो पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 14 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है ये कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर नहीं हुआ, ना ही किसी खबर के ऊपर मैंने रिपोर्टिंग करनी है, बल्कि मुझ जैसे मुतादिद जियोपॉलिटिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद ये अहमियत की हामिल ये वीडियो इसलिए हो सकती है कि हमने समझना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के बैक वक्त अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, पाकिस्तान के बैक वक्त चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अरब ममालिक के साथ हम डिफेंस पैक्ट करते हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता और पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़बू हाली का शिकार रहती है। इस चीज़ को हमने समझना है, इसीलिए वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक अहम बात, जैसे कि हम सभी जो अफराद हैं, लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, ये बचपन से ही स्कूल के अंदर ये पढ़ते हुए नज़र आए हैं कि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, पाकिस्तान का जो महल वक़ू है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान ना चाहते हुए भी अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह के अंदर अगर कोई तब्दीली रूनुमा होती है या कोई अदम इस्तेहकाम आता है तो उसके असरात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया ही ऐसा है। मिसाल के तौर पर जनूबी एशिया, वसी एशिया, मिडल ईस्ट और बिल्कुल इन बड़ी जो ममालिक हैं, ये खित्ते हैं, इनके संगम के ऊपर वाक़े है और एक ऐसा रास्ता है जहां पर चीन बड़ी आसानी के साथ गर्म पानी तक रसाई भी हासिल कर सकता है। इसके साथ पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो हिंदुस्तान से मिलती हैं, अफगानिस्तान से मिलती हैं, ईरान से मिलती हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि दीगर खित्तों को बाहर जो रसाई वाले हैं, वसी एशिया की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो इन तक रसाई भी पाकिस्तान से होकर गुजरती है। पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो एक ऐसी नोयत का है। अब फिर इसके साथ साथ एक और जो चीज़ पाकिस्तान को मुनफरिद बनाती है वो पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि जोहरी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है, और इसीलिए बड़ी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत इस नुक्ते नज़र की बुनियाद के ऊपर नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा इक़्तिसादी लिहाज से, सिक्योरिटी लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान मिल जाए या बन जाए कि वो हमारे कल को फैसले ही ना सुन सके या हमारी बात को ही ना मान सके, बल्कि वो अपनी डायरेक्शन या आज़ादाना खारजा पॉलिसी के ऊपर चलता रहे। तो ऐसा पाकिस्तान भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो मुख्तसर सी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब कुछ ममालिक की और कुछ बड़ी ताकतों का खेल हम पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो चलता हुआ नजर आ रहा है एक माजी से, तारीख से, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सोवियत यूनियन की बात करें, सोवियत यूनियन से मुतालिक हम में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ इसी हद तक उसका तारुफ जानते हैं कि वो अफगानिस्तान में आए, उन्होंने अपना अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल करना चाहा और अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर उनका कंट्रोल जो है वो कायम नहीं होने दिया, और इसके लिए पाकिस्तान एक मजबूत इत्तेहादी रहा सोवियत यूनियन के लिए। अब आपने ये बात अमूमन सुनी होगी बहुत सारी अहम शख्सियात से, जैसे कि पाकिस्तान के ISI इदारे के अंदर भी जो एक अहम ऑफिसर रहे अमित गुल साहब, उन्होंने भी कहा कि अफगानिस्तान बहाना था, पाकिस्तान निशाना था। सोवियत यूनियन के तनाजुर में उन्होंने ये बात की थी। अब ये सोवियत यूनियन के तनाजुर के अंदर ये बात क्यों की, इसकी एक वजह तस्वीराती लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से भी है, और वो ये है कि सोवियत यूनियन को हमेशा से गर्म पानियों तक रसाई तो चाहिए थी, क्योंकि उसकी एक बड़ी और बुनियादी वजह यह थी कि उसकी जो अपनी बंदरगाहें थी सर्द मौसम में हमेशा बड़े पैमाने के ऊपर उसकी जो अहम बंदरगाहें हैं, ये तिजारती आबी गुजरगाहें हैं, ये अमूमन मुंजमद ही रहा करती थी, क्योंकि शदीद किस्म की बर्फ़बारी वहाँ पर हुआ करती थी, बर्फ़ पड़ती थी, तो ये फ्रीज ही हुआ करते थे। तो इसीलिए हमेशा उन्हें गर्म पानी तक रसाई चाहिए होती थी। बलूचिस्तान की बात करें, गवादर की बात करें, आगे बहरे हिंद की बात करें, खलीज तक की बात करें, तो ये एक रास्ता, ये जो पट्टी है, इसके ऊपर वो अपनी रिट को कायम करना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन के इस मिशन को नाकाम बनाया और अफगानिस्तान से वो निकल गए, ना सिर्फ अफगानिस्तान से निकले बल्कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट फूट का शिकार भी हो गया। तो ऐसा नहीं था कि सोवियत यूनियन खामोशी के साथ चला गया और उसने पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर भी वो एक बीज जो है वो बो कर गया था, जिसका खुमियाजा, जिसका नुकसान आज तक पाकिस्तान जो है वो भुगत रहा है। ये बहुत कम ऐसे जो दोस्त हैं हमारे वो जानते होंगे ये बात कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, या कलदम BLA जैसे जिस शक्ल के अंदर हम देखते हैं, या मजीब ब्रिगेड को हम देखते हैं,
ان کے بارے میں بعض جو ماہرین ہیں جو ان تمام تر چیزوں کے اوپر لکھتے ہیں، جو تھنک ٹینک چلاتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایسی تنظیموں کا وجود، یہ جو بیج بویا تھا یہ سوویت یونین نے بویا تھا، کیونکہ اس کو اس بات کا غم و غصہ تھا کہ اس نے جو بلوچستان تک آنا تھا، گوادر تک آنا تھا، لیکن پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو ناکام بنایا، تو لہٰذا اب وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر میں ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی اس خطے کے اندر یا اس صوبے کے اندر یا اس جگہ کے اندر یہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکا، تو میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان اپنے ہی ملک، اپنے ہی صوبے کے اندر اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر سکے، اس کو فعال کر سکے، اور حتیٰ کہ امریکہ کو بھی نہ کرے، کیونکہ خواہش تو امریکہ کی بھی تھی کہ یہ جو پٹی ہے، یہ جو پورا خطہ ہے، تصویراتی لحاظ سے پاکستان کے ایک اہم صوبہ ہے، وہاں پر اس کا بھی کچھ نہ کچھ یا کسی حد تک سٹیک ہونا چاہیے۔ تو سوویت یونین نے یہ کہا کہ اگر مجھے نہیں ملا تو پھر یہ کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے گا۔ تو اس پالیسی کی بنیاد کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو تحریکیں آج ہم دیکھتے ہیں اور جو اتنی جن کو تقویت مل چکی ہے، جو بڑے پیمانے کے اوپر پھیل چکی ہیں، اس کا بیج کہیں نہ کہیں ابتدا کے اندر جو ہے وہ سوویت یونین نے پاکستان کے خلاف بویا تھا۔ ایک تو یہ چیز ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چین کے ذکر کے حوالے سے میں آؤں، لیکن بہتر یہ ہے کہ چین سے پہلے میں امریکہ کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر بھی کہا کہ پاکستان کے تو ماضی کے اندر تو پاکستان امریکہ کا ایک مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگتی نہیں، پاکستان کی اقتصادی صورتحال اچھی نہیں رہی، پاکستان کے اوپر فیٹف کے ذریعے دباؤ رکھا گیا، پاکستان کے اوپر IMF کے ذریعے دباؤ رکھا گیا، اور 9/11 کے بعد تو صورتحال ہی آپ کو یکسر نظر آتی ہے۔ میں کچھ حقائق ہیں یہ پڑھ کر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرد جنگ میں پاکستان امریکہ کا سب سے قابل اعتماد اتحادی تھا، لیکن 9/11 کے بعد تعلقات یکسر تبدیل ہو گئے۔ امریکہ نے پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے انتہائی دباؤ میں رکھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دو، لیکن ہندوستان کے ساتھ ہماری شراکت داری کو قبول بھی کرو۔ امریکی ڈرون حملوں نے پاکستان کی سرزمین کی یا پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا، عوام کے اندر غم و غصے کو پیدا کیا۔ فیٹف کا استعمال پاکستان کو مالی دباؤ میں رکھنے کے لیے کیا گیا۔ موجودہ دور میں امریکہ اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات تو بہتر ہوئے ہیں، لیکن تعلقات بہتر ہیں اور ٹھوس حمایت بھی مل رہی ہے۔ دو بالکل مختلف باتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا لدم، TTP کا خطرہ، افغانستان کا مسئلہ، ان معاملات میں امریکہ عملی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ امریکہ کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ کالعدم BLA یا پھر مزید بریگیڈ کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے کس نے اس سارے معاملے کو ٹیکنیکل ہولڈ کر دیا؟ امریکہ نے کیا نا، اس کے اندر برطانیہ بھی شامل ہے، فرانس بھی شامل ہے۔ حالانکہ اپنے ممالک کے اندر انہوں نے ان تنظیموں کو بین کیا ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی پابندیاں ان کے اوپر ابھی تک نہیں لگی ہیں، ٹیکنیکل ہولڈ ہو گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت تھی، لیکن نہیں ہوا، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود بھی۔ پھر اس کے بعد آپ خلیجی ممالک کا کردار اگر آپ دیکھتے ہیں، متحدہ عرب امارات کا کردار دیکھتے ہیں، تو متحدہ عرب امارات کا معاملہ تو ہمیں بڑا سیدھا سا نظر آتا ہے، جس کے اوپر ہم متعدد ولاگز بھی بنا چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ دبئی کے مقابلے میں گوادر جو پورٹ ہے وہ ایکٹیو ہو سکے۔ سعودی عرب کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہمیں نظر آتا ہے کہ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک تابعدار ملک کے طور کے اوپر رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ایک ملاقات ہوئی ریٹائر آفیسر تھے ظاہر پاکستان آرمی سے متعلق، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، کیا یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا کوئی مسلم نیٹو کی صورت میں آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا یا پھر نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو مسلم نیٹو ہے یہ تب آپ کو ممکن ہوگی جب یہ تمام مسلم ممالک جو ہیں یہ وطن کا جو کفن اپنے اوپر اوڑھ کر رکھے ہوئے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں اور ایک ایسے نظریے کے اوپر کار فرما ہوتے ہیں جو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا جو دین اسلام کا ہے۔ اگر جب تک یہ اس نظریے کے اوپر نہیں آتے ہیں تب تک یہ مسلم نیٹو والے جو کنسپٹ ہے یہ نہیں ہوں گے۔ آپ نام رکھ لیں، آپ لیبل دے دیں جو بھی مسلم نیٹو کا، لیکن ان کی بنیاد اور نظریے کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے چاہتا ہے، وہ اسی لیے چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کچھ اچھی نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، تو پاکستان کو ظاہر ہے انرجی کے حوالے سے، اقتصادی لحاظ سے انویسٹمنٹ چاہیے، سرمایہ کاری چاہیے، ہم بیک ٹو بیک ان سے پیسے بھی لیتے رہتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہمارا تو ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ اسی حد تک ہے۔ اس کو اگر کوئی جذبات میں آ کر کوئی مسلم بہت بڑا دفاعی اتحاد قرار دے گا یا نظریاتی طور کے پر اس کو اتحاد قرار دے گا تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ابھی یہ جو معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کے لیے بھی ایک ایسا پاکستان جو ایک تابعدار رہے،
जिसकी आज़ाद पॉलिसी उस तरह से ना हो कि कल को वो सऊदी अरब को एब्सोल्युटली नॉट कह सके। पाकिस्तान की ज़रूरत रहे इक़्तिसादी लिहाज से सऊदी अरब से बार बार रजू करना, और यही जो चीज़ है ये सऊदी अरब के हक़ में भी जाती है। अब इसके साथ जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी थी इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं वही पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी का खमियाजा नहीं। अच्छा, मैं इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर आने से पहले मैं चीन के किरदार के हवाले से भी बात कर लेता हूँ, ये भी बड़ा अहम है। हम चूँकि ये रवैया देखते हैं कि हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एहसास कमतरी जिनके अंदर आ जाती है। मिसाल के तौर पर ज़ाती या दो इंसानों का भी आपस में ताल्लुक़ है, तो अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई चीज़ दे रहा है तो वो इस दूसरा जो इंसान है वो ये समझेगा ये शायद मेरे पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। हालांकि अगर वो चीज़ों को सही तरह देख के समझ के करे तो वो चीज़ जो पहला इंसान किसी दूसरे इंसान को दे रहा है तो वो इस वजह से नहीं दे रहा कि वो उसके ऊपर एहसान करे। मुमकिन है कि उसकी अपनी भी बहुत बड़ी ज़रूरत हो इस इंसान को अपने साथ मिलाकर रखने के लिए। यही मामला चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर भी है। हम सी पैक के हवाले से हमेशा ये कहते हैं कि देखिए चीन बहुत बड़ा एहसान कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सी पैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। एक बड़ी सरमायाकारी चीन सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान में करना चाहता है और कर भी रहा है, और इससे जो है वो पाकिस्तान ही के लोगों का फ़ायदा होगा। नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। सी पैक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ख़ुद चीन को भी है। कैसे? इस वक्त चीन का जितना भी एनर्जी के हवाले से इन्हिसार है, या जो तेल आते हैं चाहे वो रूस से आ रहे हैं, वेनेजुएला से आ रहे हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, तो ये गुजर कर जाते हैं मलाका, अबनाए मलाका से। और ये जो पानियों की हदूद है, ये जो मलाका अबनाए है, अबनाए मलाका है, ये ज़्यादा किसकी हदूद के आसपास आती है? ताइवान की हदूद के पास आती है, फिलिपाइन और जापान। और ये वो ममालिक हैं जिनकी चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात इनके ख़राब है। ताइवान को आज नहीं तो कल चीन ने अपने हदूद के अंदर शामिल करना है। वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चीन जो है वो गामजन है। तो इस किस्म के मामलात हैं या इस किस्म के ममालिक हैं जिनसे गुजर कर या जिनके पास से गुजर कर चीन के जो एनर्जी है, ये जो तेल है, ऑयल है, ये आता है। और चीन इसको अपने लिए एक मलाका डायलमा भी समझता है, और चीन इसका मुतबादिल भी खामोशी के साथ या तेज़ी के साथ ढूंढ रहा है। और ये जो सी पैक का आगाज़ किया गया था ये इसी तनाजुर में किया गया था कि अगर हम सी पैक को मुकम्मल एक्टिव और फ़ाल कर लेते हैं तो गवादर के ज़रिए हम बहरे हिंद और खलीज तक और आगे तक और गर्म पानी तक रसाई भी मिल जाएगी, और एक मुतबादिल जो है ये हमें मिल जाएगा जहाँ से हमारी कम अज़ कम जो एनर्जी सेक्टर की या ऑयल की जो सप्लाई चेन है ये किसी भी सूरत में मुतासिर ना हो। तो चीन की भी खुद ज़्यादा ज़रूरत है कि जो सी पैक है ये एक्टिव हो, और इसी तनाज़ुर में हम देखते हैं। लेकिन इसके अलावा आप चीन के कोई बयानात आप नहीं देखते हैं। इससे हट कर चीन, जैसे पाकिस्तान का मामला है अफ़गानिस्तान के साथ, हालांकि अब चीन चाहे तो अफ़गानिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी लिहाज से, माशी लिहाज से प्रेशर को बढ़ा सकता है। हमने इस नुक्ते को बारहा ये आपके सामने रखा कि चीन एक अलग लेंस से अफ़गानिस्तान को देखता है और पाकिस्तान एक अलग नुक्ते नज़र से देखता है। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक से डिमांड करता है कि इनके ऊपर सिफारती सतह के ऊपर, माशी तौर के ऊपर दबाव डाला जा सके ताकि इनकी सरजमीन के अंदर जो बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाली तंजीमें हैं ये उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन चीन उनके साथ सरमायाकारी भी करता है, गो के सालिसी का किरदार तो अदा करता है, लेकिन उस हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं लेता जिससे असल जो प्रेशर है वो बढ़ा जा सके। तो चीन के अपने मफादात अफगानिस्तान को लेकर, इसी तरह रशिया ने जो एग्रीमेंट किया उसने अपने मफादात को देखते हुए किया। तो पाकिस्तान का इस मामले के अंदर उस तरह की आवाज़ नहीं सुननी जाती जैसा कि चीन को सुननी चाहिए। सी पैक के हवाले से बाहर चीन जो है वो अपने कंसर्न का इजहार भी करता रहता है। तो ये बात मैंने आपके सामने रख दी कि चीन भी इससे ज़्यादा आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करता। एक और भी नुक्ता है चीन का, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। एग्जांपल श्रीलंका से मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब कुछ अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, या पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि 1980 की दहाई के अंदर या 70 की बात भी करें तो पाकिस्तान ने जिन अफराद को ट्रेन किया, मुनज़्ज़म किया, ये एक कामयाब हिकमत अमली तो थी। लेकिन 90 की दहाई में पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए इस्तेमाल किया, और यही फैसला पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तस्वीराती बोझ भी बन गया। 1992 में अगर तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से एक था जिसने पाकिस्तान ने इनके सेटअप को एक्सेप्ट किया, और 2001 में 9/11 के बाद पाकिस्तान को अमरीकी दबाव में आकर उन्हीं तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ देना पड़ा जिनकी कल तक पाकिस्तान हिमायत कर रहा था। और रद्दमल के तौर पर कलअदम TTP भी वजूद में आती है और जो कि आज तक है, और पाकिस्तान के खिलाफ
या पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी के लिए दर्द सर बनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर बदअमनी के जो वाक़यात है वो फैलाती रहती है। तो ये एक हमारी गलत पॉलिसी थी, इसको भी हमें ऑन करना चाहिए, ना कि सारा का सारा जो मलबा है वो इत्तेहादियों के ऊपर डालना चाहिए। कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं, यानी कि जैसे कि हमारे फैसलों के अंदर यकसुई भी नज़र नहीं आती है। आपने देखें कि हम एक अरसे तक ये भी चलाते रहे कि ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, तो ये चीज़ें भी हैं। ये यकसुई जब तक नहीं होगी किसी भी चीज़ के खात्मे के लिए, तो आप अपने उस मिशन को जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते। मुख्तसर सी बात मैं इसको ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दोस्त उसे गैर मुस्तहकम क्यों देखना चाहते हैं, मुबैना तौर पर या मुमकिन तौर पर। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान उन तमाम ताकतों की मर्जी का ताबे नहीं होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा इक़्तिसादी बहरान, सियासी इंतशार और सिक्योरिटी ख़तरात में ही उलझा रहे। उसी सूरत में पाकिस्तान हमारा एक ताबेदार मुल्क बन सकता है। ये तो हो गई है दोस्त ममालिक या इत्तेहादियों की हद तक की बात जो मैंने आपके सामने रखी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस लानत को मुकम्मल तौर के ऊपर अपने मुल्क में ख़त्म क्यों नहीं कर सका? क्या आया दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने इसको ख़त्म ना किया जा सके? मैं श्रीलंका की मिसाल आपके सामने रखता हूँ, यकीनन आपने पढ़ भी रखी होगी कि 30 साल तक तामिल टाइगर्स जैसी जो तंजीमें हैं ये श्रीलंका के ख़िलाफ़ किस हद तक उसकी सालिमियत के ख़िलाफ़, उसकी रियासत के ख़िलाफ़ दर्दसर बनी रही। और तामिल टाइगर्स की तो अपने पूरी एक फोर्स की तरह वो काम करती थी, उनकी तो अपनी नेवी भी नज़र आती थी, जदीद किस्म के उनके पास हथियार भी थे, तो एक बहुत मसले मसाइल थे। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि श्रीलंका की रियासत ने यह फैसला कर लिया कि अब हमें किसी भी किस्म के साथ इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने हैं और तमाम फैसलों के अंदर इनको ख़त्म करने के हवाले से पूरी रियासत का और आवाम का एक ही नुक्ता होना चाहिए। और वो क्या था कि श्रीलंका ने सबसे पहले जदीद किस्म के हथियार चीन से लेना शुरू किए। मगरबी ममालिक ने इसके ऊपर एहतजाज किया, लेकिन श्रीलंका ने इस बात को नहीं सुना। बाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें आई कि अगर आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो 69 और सिविलियन लोग भी मारे जाएंगे। श्रीलंका ने इस बात को भी, इस प्रेशर को भी रद्द कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि तामिल टाइगर्स को ख़त्म करने में चीन ने भी, पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी जो है वो श्रीलंका का साथ दिया मुकम्मल, क्योंकि अब श्रीलंका की जो रियासत है अब उसने खुद ये ठान लिया था कि भाई हमने ये करना है, तो उन्होंने करके छोड़ा और मुकम्मल इस तंजीम का जो है वो खात्मा फिर कर दिया गया। और 30 साल की तवील जंग के बाद श्रीलंका की रियासत ने इस तंजीम के साथ जो है वो खात्मा किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात आ जाती है। पाकिस्तान ने अगर कलअदम BLA को ख़त्म करना है, कलअदम TTP को ख़त्म करना है, तो इस हवाले से चीन का जो किरदार है वो हमें किस हद तक मौसर नज़र आता है। ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि वो CPEC के बयानात की हद तक ही महदूद रहना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। एक जगह पर उन्होंने ज़रूर कहा था कि हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए अपने फ़ौजी भेजेंगे, अपने दस्ते भेजेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि ये तो उल्टा हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान आ जाएगा कि किसी और मुल्क के बाशिंदों के साथ उन्हीं के मुल्क की फ़ौज होगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया गया था, लेकिन बाकी मामलात के ऊपर उस तरह से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मामले के अंदर, पाकिस्तान के जहां पर खुद अपने फैसलों की बात है, तो ये हमें खुद भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान की, हमारी भी बतौर रियासत बहुत सी गलतियां रही हैं बहुत से मामलात के अंदर कि हम में आज भी यकसूर नहीं है। कलअदम TTP से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासतदान है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका नुक्ता नज़र क्या है? कुछ भी नहीं है। एक वक्त में बैड तालिबान गुड तालिबान की पॉलिसी पूरा रियासत चलाता रहा कि नहीं ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। तो इस किस्म की मुतादिद ऐसी चीज़ें हैं कि हमें यकसुई पैदा नहीं होती है, और जब यकसुई पैदा नहीं होती है तो फिर इन तंजीमों को शय मिलती है, अदम इस्तेहकाम आता है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम से भी फ़ायदा उठाते हैं, इंतशार से फ़ायदा उठाते हैं, और जो मुल्क के अंदर एक तकसीम है या जो मईशत जो ज़बू हाली का शिकार है, फिर ये उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर बेरोज़गारी होती है तो वहाँ पर जराइम में भी फिर इजाफा होता है। तो ये बहुत से ऐसे अवामिल हैं, ये ज़रूरी था समझता, और ये मैंने आपके सामने रखे कि आखिर क्यों जो है वो जो पाकिस्तान है इसके अंदर एक इस्तेहकाम नहीं आ पाता है, और जो इक़्तिसादी सूरत हाल है इसकी मजबूत और मुस्तहकम क्यों नहीं हो सकती है, और इत्तेहादियों का क्या किरदार है और ख़ुद पाकिस्तान का इस हवाले से क्या किरदार रहा है। लेकिन हमें दुआ और यकीन यही करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये देखें कि पाकिस्तान की रियासत जो है जिस किस्म तेज़ी के साथ ऑपरेशन कर रही है कलअदम TTP के साथ, कलअदम BLA के साथ, तो हमें इनका खात्मा होता हुआ भी नज़र आएगा और यकसुई नज़र आएगी, जो सबसे एक अहम चीज़ है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, खबरें एक तज्जाती तौर के ऊपर चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।